Yes, let's start on time. It's 4 p.m. Should we start? Prashant, start the process. Sir is ready. Starting the process. Put him on the spotlight. He'll begin right away. Prashant, you'll have to indicate. Yes, sir. I'll tell you, sir. So we are live from all platforms. Singhvi sir, you can start now. Start? Yes. Yeah. नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद ये मीडिया बाइट के लिए आने के लिए। मैं आपको मुख्य रूप से ये बताने के लिए तकलीफ दी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि रेलवे निजीकरण का ऐसा काम ऐसे समय पे करके मोदी सरकार खत्म कर रही है भारत की बहुत बड़ी शान। निजीकरण की इस प्रकार से मांग ऐसे संदर्भ और वातावरण में देश के लिए एक बहुत हार और बर्बादी का मामला होगा। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात हम नहीं कर रहे हैं। विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर रोजगार देने वाला सिंगल मैनेजमेंट पे लार्जेस्ट नेटवर्क है ये रेलवेज। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को दिन प्रतिदिन ये आवागमन करवाता है। 7.2 to 7.5 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली। 1 बिलियन में 1000 करोड़ होते हैं, तो 7,500 करोड़ एनुअली। एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी दिन प्रतिदिन स्थानांतरण करती है भारतीय रेलवे, और 1.5 करोड़ इसके लगभग रोजगार पर नुमाइंदे हैं, मुलाजिम हैं। और विश्व में आप कोई भी एक्टिविटी लें, सिर्फ रेलवेज की बात नहीं, रोजगार देने वाली कोई भी एक्टिविटी तो विश्व में 7वें नंबर पे रोजगार देती है भारतीय रेलवेज। यह है इसका सौजन्य, यह है इसका सौष्ठव, यह है इसकी जगह, यह है इसकी व्यापकता, यह है इसकी एक दूरगामी रीच। अब इस संदर्भ में हमें बड़ा अचरज लगता है, अजीब लगता है, विस्मय होता है, समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार की राजनीतिक जिद चल रही है। मैं 3-4 संक्षेप में प्रश्न पूछ के आपको अपनी बात अंडरलाइन करना चाहता हूं। नंबर 1, आपने माननीय मंत्री महोदय 17 मार्च को संसद में बड़ा स्पष्ट कहा था, 2 दिन का इसमें 2 दिवसीय बहस हुई थी इस विषय में, कि आप निजीकरण नहीं करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप इसको निजीकरण नहीं बोलते, आप कहते हैं ये तो हम प्राइवेटाइजेशन कुछ लाइंस का है, निजीकरण नहीं है रेलवेज का। इस शब्दों के जाल में देश को कृपया मूर्ख नहीं बनाइए। जब आप, क्या कॉमन सेंस, आम दिमाग लगाने वाली शक्ति के आधार पर आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के इतने भयंकर त्रासदी के दौरान, संक्रमण के दौरान ये सबसे अच्छा समय है, ये सबसे अच्छा समय है काम करने का? क्या सबसे ज्यादा फायदा देश को एक लाइन भी रेलवे की प्राइवेटाइज करने से इस समय होगी? निजीकरण का मतलब क्या होता है कि देश के हित में सबसे ज्यादा आप उसके सौजन्य का एक्सप्लॉइटेशन निकालें, जिससे देश को सबसे ज्यादा फायदा। क्या इस वक्त बिड्स, मांगे, दावे, रुपये, पेमेंट्स न्यूनतम भी होंगे, मध्यम भी छोड़िए, सबसे ऊपर होंगे? तो ऐसे वातावरण में जब आपकी फ्रेट इसी 17 मार्च की डिबेट में
नोट किया गया, 4% से 1% हो गया। जब आपकी गिरावट हो रही है रेवेन्यू में, ऊपर से आके बैठा है कोरोना वायरस, आप इस वक्त इतने बड़े डेफिसिट पे, और उस डिबेट में कहा गया है कि 25,000 करोड़ औसतन, 25,000 करोड़ औसतन करंट अकाउंट रेवेन्यू डेफिसिट है। मैं कैपिटल और वो सब इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो किस औचित्य से आप ये कर रहे हैं? क्या सस्ता फेंकना है? क्या उड़ाना है? क्या उपलब्धि सबसे अच्छी नहीं, बीच की भी नहीं, और न्यूनतम करनी है? ये क्या इरादा है आपका? तीसरा, आपने इसी प्रकार की अजीबोगरीब नीति देश भर में अपनाई। अभी आपने कोल माइनिंग में भी ऐसा समय चुना कि नॉन कैप्टिव में भी कोल माइन निजीकरण हो सकता है, ठीक कोरोना के बीच। किसमें दम है? आर्थिक स्तंभ है, मजबूती है, धनाढ्य है, शक्तिशाली है, जो अच्छी रेट दे सकता है इस वक्त? हमें इस विस्मय का अभी तक उत्तर किसी रूप से, परोक्ष रूप से भी नहीं मिला है। चौथा, क्या आप थोड़ा नहीं रुक सकते थे कि संसद में इसके बारे में बातचीत करके करते? संसद आप बुलाते नहीं हैं, संसद का वर्चुअल सेशन नहीं करते हैं, अधिकतर समितियों को वर्चुअली मिलने नहीं देते हैं, लेकिन संसद में कम से कम विचार विमर्श तो कर लेते हैं इसके ऊपर। हम तो कहते हैं कि कानून पास करवा लेते, लेकिन अगर कानून पास करने का आपका इरादा नहीं है तो कम से कम एक रेजोल्यूशन तो करवा लेते विचार विमर्श के बाद। ये पतली गली से निकल कर भाग जाना संसद के विषय में, जवाबदेही अवॉइड करना, इतने बड़े सैकड़ों करोड़ के, इतने बड़े सौजन्य और शान भारत की विषय में आप किस नीति, किस उद्देश्य, किस औचित्य से कर रहे हैं, समझ नहीं आता। ये जबरदस्त जल्दी क्यों है? ये जबरदस्त जल्दी क्यों है? देखिए, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होता है यात्री, एक होता है सामान भेजने वाला, वो भी बहुत बड़ी मात्रा है, और तीसरा होता है रोजगार, जो इनके मुलाजिम है। तीनों के पैर पे आप लात एक साथ मार रहे हैं कोरोना के ठीक बीच, बिना विचार विमर्श, बिना संसदीय अनुमति तो दूर, बिना संसदीय रेजोल्यूशन, बिना विचार विमर्श, बिना डिस्कशन। तो क्या अगला आपका कदम होगा रिट्रेंचमेंट, छटाई, अलग अलग नाम देके, कभी लुके छिपे, कभी परोक्ष रूप से, ये नाम देके, वो नाम देके, और उसी लाइन पे जो चलेगी तो वो कैसे, एक लाइन, वही लाइन नुकसान कर रही है, दूसरी लाइन जो चलाएगा प्राइवेट, फायदा कैसे करेगा? पैसा कहां से लाएगा? पैसा कैसे लगाएगा जब उस लाइन में आपकी खुद की ट्रेन इतने नुकसान पे चल रही है? इन सब प्रश्नों की जवाबदेही मांगता है देश, और जवाबदेही के सामने उसको चुप्पी मिल रही है। फ्रेंड्स, I am here to comment on a very sad and sorry and inexplicable, indeed, some kind of a mulish mystery issue. Why the government of India has decided to do this line privatization for Indian Railways, bang in the middle of Corona. Before I tell you 3 or 4 issues very briefly, I must emphasize the scale of the issue. The Indian Railways transports roughly 2.5 crore passengers per day, mark, per day. That's a daily transportation of Australia's population. It transports 7,500 odd crores a year. It has a massive cargo movement. It is the second largest single network in Asia. It is the world's 7th largest employer on any activity, not railways. It's not the 7th largest railway, it is the world's 7th largest employer after entities like the Department of Defense of the US, Pentagon, etc., etc. Now, with this scale, are you decimating and destroying value for India, for the nation, for India's Shan, Ban, Aan, by minimizing value? Or is your object to be at least mediumizing, if not maximizing value? Does common sense tell anybody that the best time to get good bids for individual lines also
is banned in the middle of Corona. क्षमता कहाँ है? Where is the capacity? Where is the wherewithal? Where is the spirit? Where is the animal spirit to do investments like this at good prices? So are you squandering state largesse and throwing away valuable Indian resources by picking a time of this kind? It is absolutely mind-boggling why this time has been chosen. Thirdly, you, the minister, in a 2-day discussion in Parliament on 17th of March, clearly said that privatization will not be done. But yes, some PPP, public-private partnership, may happen. Now we know this word jugglery. We know this semantics. We know this run with the hare and run with the hunt with the hound and run with the hare policy. You may not call it privatization, but on the same line, where your freight has fallen by 4 to 1%, where you have a current account revenue deficit of 25,000 crore. This is in that 17th March debate on the floor of Parliament. Noted. Where you have falling revenues on passenger and cargo fares. There, how do you expect one man to run profitably on the private line? And your own railways will keep on losing money. What kind of economics, what kind of miracle, what kind of magic button will you press to manage this? Fourthly, why this mad rushing hurry? Could you not have waited to at least convene Parliament? I have said earlier, I am repeating, we should have passed a parliamentary law. You could have had a virtual parliament. Many countries are having. You don't even have virtual parliamentary committee meetings. If you cannot pass a law, at least you could have passed a resolution of Parliament. If you don't want to call it a resolution, at least you could have had a discussion in Parliament. For such a situation of massive scale, world's top employer, 3 major stakeholders, common man, cargo, employment on a massive scale, 1.5 crore employees. A discussion is not warranted in Parliament. Bang in the middle of COVID. What is this mysterious, mad hurry? What is the reason behind it? Is it to squander and give away, throw away? And is, I say it with seriousness, retrenchment next on the cards? Again, camouflaged retrenchment with technical names, redefinitions, semantics, but retrenchment nevertheless. Friends, these are vital questions because they affect 3 common sectors. The common passenger, the huge cargo, which are the oils of the economy of India, and absolutely no less important, the vitality of Rozgar and employment as a 1.4 crore person employer, especially in these distressed times of unemployment during Corona. Thank you. Thank you, sir. We'll quickly take questions. Siddharth has requested the first question. Siddharth, NIC सवाल पूछे सिद्धार्थ. सर नमस्कार. नमस्कार. सर सुओ मोटो के अलावा मेरा एक ही सवाल है कि ईडी की तरफ से लगातार आपकी पार्टी के टॉप लीडर अहमद पटेल से पूछताछ की जा रही है. किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको देखती है? क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का इसके ऊपर? चलिए, आपने हिंदी में पूछा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कर देता हूँ. दोनों बता दीजिए. देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं, संदेह नहीं, कोई शक शुबा नहीं कि आप बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और सीधा प्रतिशोध की राजनीति का सीधा संबंध देख रहे हैं जो चल रहा है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जा रहा है कांग्रेस और अहमद पटेल की तरफ. उसकी दिशा और गति बड़ी स्पष्ट है. आज तक गुजरात की मुखी को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं. बार बार जो प्रयत्न ये इन प्रकारेण किया जाता है दुष्प्रभाव करने का, डराने का, धमकाने का, उससे न कांग्रेस और न अहमद पटेल किसी रूप से दुष्प्रभावित हुए हैं. हम खड़े होकर, वो खुद खड़े होकर
हर मुद्दे पे पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, करते जा रहे हैं। अब ये सब जानते हैं कि उस परिवार से इनका संबंध 1 मिलीमीटर का नहीं मिला है, लेकिन यंत्र तंत्र का दुरुपयोग करने में माहिर ये सरकार। कभी रोजगार से, कभी चीन से, कभी कोरोना के मिसहैंडलिंग से, कभी और कई इस प्रकार के अन्यथा कारणों से ये डाइवर्जन और डाइग्रेशन की मास्टर हो गई है, और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। ये बड़ा साफ झलक रहा है, और ये प्रश्न अब सार्वजनिक हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब कुछ डरने को छुपाने को नहीं है, तो हर चीज खुले में बताई जा रही है, मीटिंग्स हो रही है। Let me tell you that frustration and political vendetta is writ large. It is traceable direct link from the Prime Minister and the Home Minister and the Gujarat connection to the Congress and Mr. Ahmed Patel. It is clear that a slap in the face of illegal, reprehensible, manipulative activities in Gujarat elections has not yet been digested by the BJP National and Gujarat. They have not been able to digest that. They are not able to browbeat the Congress or Ahmed Patel or other functionaries to silence them, to cow them down. They are steadfastly speaking up on each issue. No connection remotely has been found or reflected in the allegations with that family and Mr. Patel. But yes, the tools and instruments of oppression available with every government are being blatantly misused to harass, but more importantly to digress and divert, which is the 2 major Ds on the mind of the government, since they have no answers to pressing issues like China, to corona mismanagement, to the pitiable condition in the economy, to unemployment, to these kind of silly so-called privatization moves like railways and non-captive coal mining. So how do you manage such contradictions? Only by such petty diversionary tactics. Thank you, sir. I'll move to the next question. Sandeep, I'll come to you after Syed. Syed, please ask your question. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, my question pertains to the eviction notice which Priyanka Gandhi has got from the government, and Congress has called it that it's a vendetta politics. Do the party apprehend that Rahul Gandhi will also be asked to vacate his residence? We are not here to second guess or anticipate this vindictive petty government. But, and my colleague has spoken yesterday on this, but I want to give you a small little slight angle also, which I hope you will understand the nuance of. It's very interesting and important, and though it has been missed out, that the classification of threat perception of neither Priyanka Gandhi nor for that matter Rahul Gandhi has been changed. What is the threat perception? My threat perception of you is Z category. Otherwise you can't be a Z category protecting. So you are a Z category protecting. Priyanka Gandhi is also Z category. She was then and she is now. That means in the perception of threat to a person, she remains Z. So does Rahul Gandhi. So does Sonia Gandhi. Now, without changing the threat perception, this is vital. You have simply by law changed away, taken away and reclassified them as a non-SPG protecting. Threat perception has not changed. The protection agency has changed. Merely by a stroke of the pen. Now changing that makes you lose the accommodative ambience within which that threat perception works. So merely by changing a classification that you continue to be Z, but not SPG protecting, you will lose your house.
This is the trick which has to be understood. They are not saying that the threat perception is less. So is that not a travesty? Is that not a serious manipulative bungle? And I must give you some context in 2 minutes. Remember, this is the government which was squarely blamed, not this government, but I mean predecessor government, non-Congress government, was squarely blamed by the J.S. Verma committee, the former Chief Justice of India, squarely saying that Rajiv Gandhi's thing was security was wrongly withdrawn. And ultimately, you know the consequences, the disastrous, terrible, sad consequences. What can be more petty than this? In your public press domain, it is being spread as if she has got this free. Even when she was the SPG protectee, there are established government guidelines that if I am SPG protectee, I don't get it free. I have to pay a notified fixed rental, which is the same for all such protectees. I have to pay a fixed electricity, water, etc. They're all being paid. And need I remind you that Manmohan Singh was also, Sonia Gandhi was also, Deve Gowda was also. That threat perception remains the same. Only thing is that the protecting agency has been changed from the SPG. So this is the trickery, the treachery, the manipulative approach which needs to be exposed. मैं आप एक हिंदी में भी बोल दूं जिससे कि ये बार-बार हाँ हिंदी में बोल दूं आपने अंग्रेजी में पूछा है लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मेरे कॉलीग ने इसके दूसरे पक्षों में बोला था कल लेकिन मैं जरा ये पहलू अंडरलाइन करना चाहता हूं आपके समक्ष एक बड़ी दुखद वैसे रोचक कहता मैं लेकिन बहुत दुखद प्रसंग ये है कि आपके साथ मजाक की जा रही है देश के साथ घुमाव हो रहा है एक लुके छुपे कंफ्यूज किया जा रहा है इस इशू पे प्रियंका गांधी का केस लीजिए या उस सिद्धांत पे सोनिया गांधी राहुल गांधी मनमोहन सिंह देवे गौड़ा किसी का लीजिए उनका थ्रेट परसेप्शन अभी भी जेड कैटेगरी है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यानी सरकार द्वारा उनके द्वारा नहीं सरकार की एजेंसियां द्वारा यंत्र तंत्र द्वारा उनको खतरा Z+ कैटेगरी का है न आज बदला है न कल बदला था न अभी भविष्य बदल रहा है अभी वैसा का वैसा है जो एजेंसी उनको प्रदान करती है सुरक्षा चक्र वो बदली जा रही है वो SPG नहीं होगी अगर आपका सुरक्षा चक्र Z स्तर का है इसका मतलब है कि आपके खतरे में कोई कमी नहीं है तो अगर कमी नहीं हुई है खतरे में एकदम आपके द्वारा सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं तो आप किस औचित्य से सिर्फ एजेंसी का नाम बदलकर वो जो एक सुरक्षा चक्र के बाकी चीजें होती हैं आसपास उनको हटा सकते हैं इस तरह से आखिर सुरक्षा चक्र किसी रोड पे अकेले आदमी के साथ नहीं होता है उसका एक संस्थापित संदर्भ होता है जिसपे वो सुरक्षा चक्र ऑपरेट करता है आपने न थ्रेट परसेप्शन बदला खतरे का डिग्री नहीं बदला कम नहीं हुआ सिर्फ उसका संदर्भ बदल दिया तो ये है पूरे घपलेबाजी की नीति और आपको मैं याद दिला दूं कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था कि जब राजीव गांधी के विषय में थ्रेट परसेप्शन होते हुए हटाया गया तो उसका क्या डिजास्टर्स दुष्प्रभाव हुआ था वो पूरा देश जानता है और जब प्रधानमंत्री देश या पूर्व प्रधानमंत्री देश को कुछ होता है तो वो उस देश के लिए कोई गर्व की बात नहीं होती है ये उनका परिवार है इस परिवार के अलावा उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी है पूर्व प्रधानमंत्री HD गौड़ा भी है किसी के थ्रेट परसेप्शन में एक लेश बदलाव नहीं हुआ तो ये ओछापन और छोटेपन के अलावा क्या है मुझे समझ नहीं आता और मैं अंत करूंगा अपनी बात आपको याद दिला के कि ये भी एक मिथ्या प्रचार जानबूझ के किया जा रहा है जैसे कि आपको SPG दी गई तो आपको मुफ्त दे दिया गया सब अगर आपका Z+ होता है परसेप्शन और आप खुद प्रधानमंत्री नहीं है सिटिंग और आपका SPG है या नहीं है तो जो भी मिलता है सरकार उसके लिए दरें सुनिश्चित होती हैं सूचित सबको बराबर देना पड़ता है रेंटल देना पड़ता है पूरा हजारों लाखों में
पानी का, बिजली का देना पड़ता है, ये सब सुनिश्चित है, कुछ मुफ्त नहीं है। तो मेरे को अभी तक ये ज्ञान नहीं मिला है, ये रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है कि आपका थ्रेट परसेप्शन और सुरक्षा चक्र और खतरा वैसा का वैसा है, लेकिन जो आपको सुरक्षा देता है उसके नाम बदल देते हैं, आपका चक्र टूट जाएगा। Thank you. Sandeep Phukanji from Hindu. Yes. Yeah, Dr. Singhvi, I hope you're doing well. My question is basically a follow-up to what Syed had asked. There are reports that Priyanka Gandhi Vadra may actually permanently shift to Lucknow following this move, following the centre's move, asking her to vacate her bungalow. Would the Congress officially like to comment on this? There is a lot of speculation going around right now. Thanks for the question, Sandeep. I don't think it's necessary to comment. The core issue, as I told you, is what I just told you. The jugglery, the machination of the government, the treachery and the trickery. That is the underlying point. What steps she takes, she has full rights to, and she will take appropriate steps, I can assure you. She is not going to succumb. Obviously, the powers that be in UP, it's linked to your question, are unnerved at her persistence, at her fearless crusading for political matters of common man interest in UP. Every day, a relevant issue is being raised. That is the reason behind this kind of pettiness. But if they think that a person like Priyanka Gandhi is going to be deterred even minutely, I think they have misjudged the person completely and they have misjudged the Congress party. Thank you, sir. Thank you, sir. Mosmi wanted to ask a question. Mosmi? मेरा भी सवाल है, मैंने भी raised hand. Sir, Ma'am. I hope you're doing well and recovering fast. My best wishes to you. Thank you, Mosmi. Right. सर, इसी में संदीप फुकन साहब ने जो पूछा उसी को मैं हिंदी में आपसे पूछना चाहती हूँ। लगातार ये कयासबाजी तेज है कि जिस तरह से एविक्शन नोटिस जो दिया गया है उसको लेके आप जो नया पॉलिटिकल बेस कई समय से पाइपलाइन में चल रही थी ये योजना कि प्रियंका गांधी अब बोरिया बिस्तरा लेके दिल्ली में नहीं रहेंगी और अपना मेन बेस जो है लखनऊ में ही बना लेंगी, परिवार समेत शिफ्ट होंगी, इस तरह की कयासबाजी चल रही है। हम पूछना चाहते थे उसमें कि क्या तथ्य है। आज का बिंदु बड़ा स्पष्ट है, वो इस सरकार की चालाकी, मैनिपुलेशन, पीछे से वार करने की आदत, झूठ बोलकर आपको गलत तथ्य देके। क्या आप समझती हैं कि प्रियंका गांधी को अगर लखनऊ रहना है तो उसके लिए उसको जेड कैटेगरी में होते हुए एसपीजी हटाना आवश्यक है? क्या उनको कोई रोक सकता है? जाती रहती है, वहां रहती है हफ्ते में कई बार, उसका क्या संबंध है? सच्चाई देखिए, सच्चाई ये है कि आज उनका सक्रिय राजनीतिक संगठन जो संघर्ष चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे वहां के योगी जी, वहां का बीजेपी, प्रधानमंत्री भारत के घबराए और बौखलाए हुए हैं। वहां पर हर दबाव की राजनीति हमारे लोकल अध्यक्ष से लेकर प्रियंका गांधी के विरुद्ध चल रही है। ये उसकी श्रृंखला में एक और द्योतक है और फोकस वही है कि आपने थ्रेट परसेप्शन, खतरे की लगी 1 मिलीमीटर बदली नहीं, वो आप ही की असेसमेंट है, हमारा नहीं है। और फिर सिर्फ नाम बदल के सुरक्षाचर हटाने का ये ढोंग किया, ये गलत है। जहां वो रहेंगी उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता। जहां वो जाएंगी, कैसे रहेंगी, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस सरकार की जो ओछापन है, छोटापन है, पेटिनेस सबसे गिरी हुई तरीके की, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। और आपको सर उसी में सर तमाम ऐसे बीजेपी के भी नॉन एमपी बीजेपी नेता हैं और बाकी दलों के भी हैं जो बंगला, जिनको सरकारी बंगला भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत क्या जो आप लोग कह रहे हैं, आप जो कह रही हैं उसका और भी ज्यादा महत्व है, जो आप भी रियलाइज नहीं कर रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कोई जो Z+ अभी भी है। उन जो उदाहरणों की आप बात कर रहे हैं उसमें Z+ नहीं है, ये Z+ ही 4-5 लोग ही हैं। Z+ होते हुए
इनका सुरक्षा चक्र का जो आधार है वो हट रहा है, क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए, एक एरिया चाहिए। आप जाके कहीं भी रख के सुरक्षा चक्र पैदा नहीं कर सकते। और जिनकी आप बात कर रही है वो शायद वाई भी हैं या एक्स भी हैं, वहां पर उनको रखा गया है। प्रदेश में ऐसे कई हैं और बीजेपी के तो कई ऐसे सैकड़ों नाम हैं। तो इसी को हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी कहाँ रहती है वो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है ये दुभात, ये दोगली आवाज, ये मापदंड, ये डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू सर। बिलाल सवाल पूछिए अपना। ये सवाल है कि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो कोरोना का इशू हो, चाहे वो बढ़ते क्राइम का इशू, इन सब पे बहुत ही मुखरता से अपनी बात कही है। लेकिन विपक्षीय पार्टी, खासतौर से रीजनल पार्टी जिसमें समाजवादी पार्टी जो आपकी एलआई रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी का विपक्षीय पार्टी होने के नाते इन सभी परिस्थितियों में खामोश रहना और बिल्कुल मुद्दों को अनदेखी कर देना, आप विपक्षी पार्टी, रीजनल पार्टीज होने के नाते कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? साथ ही साथ क्या आप मानते हैं कि अहमद पटेल को जिस तरह से ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रेसिडेंट को भी हरास करने की कोशिश है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए बोला हूं, प्रियंका गांधी के लिए बोला हूं, हमने किसी और का ठेका नहीं लिया है। प्रियंका गांधी की आवाज वही निडरता से उठेगी, कांग्रेस की आवाज वही निडरता से उठ रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे तो लोग सही जुड़ेंगे मुद्दों पे, जो नहीं जुड़ेंगे वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी क्या आपको ऐसी शख्सियत लगती है जो एकला चलो में एक सेकंड के लिए भी रुकने वाली है? तो ये सब भूल जाइए। जो किस कारण से क्या एकला चलो कर रहा है, जो किस कारण से चुप है या किस कारण से बोल रहा है, ये या तो सर्वविदित है और या हो जाएगा। लेकिन इसका कोई सरोकार नहीं है प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीति से। हमारे जो दिन भर के, हर दिन के जो संघर्ष चलते हैं, जो अभियान चलते हैं जमीन पर, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, वो चल रहे हैं बिना किसी भी लेफ्ट देखे या राइट देखे। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और कारवां बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनता है तो आप ये नहीं समझिए कि इसमें एक भी चीज, एक भी मिलीमीटर कटौती होगी गति या दिशा में। जहां तक अहमद पटेल जी का सवाल है, ये सब सीधा जो है, जो मैलाफिडे प्रतिशोध वाला चेन है, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ से होते हुए, अहमद पटेल जी के यहाँ से चलते हुए कांग्रेस के हर वरिष्ठ नेता की तरफ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और सोनिया गांधी हमारी सबसे वरिष्ठतम है। तो इसलिए ये एक संकेतात्मक रूप से, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी एविडेंस के, प्रश्न पूछ के, प्रेस में करके, 10-10 घंटे बैठ के वही बात को दोहरा कर एक वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ठोस क्या निकला आपको बताइए 2 दिन में? तो इसलिए हम भी जानते हैं, देश भी जानता है, लेकिन है यंत्र तंत्र सरकार के तो चलता है। थैंक यू। आनंद पटेल जी। So my question relates to PM CARES Fund. Some 2,000 crore rupees were allocated for ventilators specifically out of the fund, entire fund which was collected. Now the government. I didn't hear you. For whom? For ventilators. For ventilators. Yes, 2,000 crore rupees were outlaid for ventilators. Yes. And the government had said by the 30th of June, the June end, the country will have 50,000 ventilators. So far, what the reports are suggesting is that not even 10% of this has been met. Now, questions have been raised about the PM's CARE Fund, the kind of opacity it has, where the money is going, to whom the money is going. Do you think that the purpose for which this fund was meant for is not being, met with? You are using words of studied moderation and exaggerated mindness.
Do you think there is any doubt? When you use the words like opacity, these are manifestations of opacity. You tell me, how will you find out whether 10% have come or 5% have come or 7% have come? First tell me that. Can you make an RTI? Normally, a single line RTI, I should be able to find this much at least. That have you got 10 ventilators or 1 ventilator? Second question, I should be able to find that out of the 10, are they all in Delhi or all in Chandni Chowk or all in Timbuktu? Can you do it now under RTI? Number 3, is there going to be, even after 6 months, a statutory auditor report, not of an in-house auditor, but of somebody who is answerable to the Constitution of India, because his report goes to the PSC, CAG report. So where are you talking of opacity? There is nothing. Opacity still presupposes some transparency. There is no transparency, there is no question of opacity. What will happen is that after 1 year, when everything is over, some glib explanation will come. You will have wrangles, you will have TV debates. By then, all the damage is done. RTI was created by the Congress government as the biggest disinfectant of sunlight. It is an anti-coronavirus disinfectant as far as transparency is concerned. And it operates in real-time, contemporary time. Remember that. I apply now, within 1 month I get a reply. Not after 3 months. Right. This is a farce. You are using very reasonable words. It's actually a farce. Thank you. Thank you, sir. Last question, Rakesh Kapoor ji. साहब, मेरा प्रश्न जो है वो सुओ मोटो से है। ये है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है संवैधानिक रूप से। नंबर 2, यात्रा करना किसी भी नागरिक का इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। नंबर 3, जिस प्रकार से शुरू में भारतीय रेल की सब्सिडरी और एंसिलरी सेवाओं का निजीकरण किया गया, उसको देखते हुए अब सरकार ने सीधे ही रेलवे के निजीकरण की बात सोच ली है। और हमारे जो राष्ट्रीय राजनेता हैं शुरू से ही ये बात कहते रहे हैं, चाहे पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, कि रेलवे कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, ये सर्विस वेंचर है। एक सर्विस वेंचर को बिजनेस वेंचर बना करके देखने का बुनियादी फर्क क्या आम आदमी को यात्रा के अधिकार से अंततः वंचित नहीं कर देगा, क्योंकि उसकी जेब से बाहर चीजें होती जाएंगी अगर निजीकरण इसी प्रकार से चलता रहा तो। लंबी यात्रा छोटा कदम पहले उठाना पड़ता है। उस छोटे कदम को छुपाकर उस बड़ी यात्रा का उद्देश्य छुपाया जाता है। उस छोटे कदम को अलग दिखाया जाता है। ये हो रहा है। आज एक कदम दिखाया गया है छोटा सा। हम तो 91, 100, 191, 50 ट्रेन कर रहे हैं। ये तो ये निजीकरण नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या अंतर्निहित है? अभी आप ये ट्रेन कर रहे हैं, 3 महीने बाद इसका दुगना नंबर बढ़ा देंगे। ब्रीफिंग का पूरा औचित्य यही है। औचित्य है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई एंटरप्राइज नहीं है, ये तो एक भारतीय रेलवे एक मिनी देश है जो एक ऑस्ट्रेलिया को दिन प्रतिदिन एक दिन में स्थानांतरण करता है। 7,500 करोड़ लोगों को एक साल में करता है। विश्व का सबसे बड़ा 7वें नंबर का रोजगार देने वाला है, रेलवेज में नहीं, किसी एक्टिविटी में विश्व में। तो इस एरिया में अगर आप छटाई की शुरुआत की एकदम पहली कदम भी उठाते हैं, इसमें आप बिना बताए, बिना संसदीय अप्रूवल, रेजोल्यूशन, विचार विमर्श, कानून, वर्चुअल हियरिंग, बिना किसी चीज के करते हैं, तो इससे ज्यादा गंभीर खतरनाक मुद्दा क्या है? और इससे प्रवृत्ति जाहिर है छुपाने की, हटाने की, अकाउंट जवाबदेही से दूर रखने की। और यही इसीलिए तुम्हारा औचित्य हमने प्रेस ब्रीफिंग जो लिया, यही तो है हमारा। आपने सही कहा, रेलवे नेशनल इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा सोच है। आज आपने 3 महीने में आप उसको बढ़ाएंगे, फिर 6 महीने में और बढ़ाएंगे, फिर स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही तो शुरू होता है जी। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you everyone. We've come to the end of the briefing.